हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में आपको पता ही है सीडीपी का हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज पेडागोजी पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस क्या है, सही ऑप्शन कौन सा है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सारा कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा मोटिवेशन बहुत इन्हांस करता है आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करना है। 16 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स इंक्लूड ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। किसके द्वारा अवरोध यानी कि बाधा। बाधा किसके द्वारा उत्पन्न होती है वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है और वही हमको बताना भी है। आइए देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन। पहला दिया गया है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया, हम सभी को पता है कि जो रूढ़िबद्धताएं होती हैं, रूढ़िवादिताएं होती हैं, वो जो है सीखने में बाधा तो उत्पन्न करती ही हैं। ये हम सबको पता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। दूसरा है बाल केंद्रित उपागम। अगर बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है, बाल केंद्रित जो है क्रियाविधि कराई जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है कि बच्चे को केंद्र में रखकर चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये तो बढ़िया ऑप्शन है, ये गलत नहीं हो सकता। फिर तीसरा क्या है, रचनात्मक आकलन। तो क्रिएटिविटी भी बच्चों में डेवलप कराने के लिए मोटिवेट किया जाता है, आपको ये बात भी पता है। तो क्रिएटिविटी तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड ये भी है। और चौथा है वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान रखना। वैयक्तिक विभिन्नता मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब सभी व्यक्ति अलग होते हैं, तो उसी तरह से सभी बच्चे सब उनकी पर्सनालिटी, उनके हाव भाव, तौर तरीके, पढ़ने का तरीका, सीखने में लेने वाला समय, मतलब किसी नॉलेज को ग्रहण करने में हर बच्चे को अलग अलग समय लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता, की हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई भी दो बच्चे हैं सिमिलर नहीं होंगे। अगर दो ट्विंस भी हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे जैसे नहीं होंगे, मतलब अगर उनकी शक्ल भले ही एक जैसी हो लेकिन उनके बिहेवियर्स, उनके हाव भाव और उनके उनके एटीट्यूड, पर्सनालिटी, पैशन, कंपेशन, सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इस वजह से मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस तो सब अकर करते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स में डिफरेंसेस होते हैं, कोई भी सिमिलर नहीं होता। तो ये और इस पे बोल रहे हैं कि ध्यान देना चाहिए, तो सही बात है। अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट क्लास में एक बार पढ़ा दिया, कोई बच्चा दोबारा से पूछ रहा है कि मैम समझ नहीं आया बता दीजिए, हम कह रहे हैं हमने समझाया, बाकी सारे बच्चों को समझ आ गया, तुमको कैसे नहीं समझ आया, तो ये गलत बात हो जाएगी। यही चीज बोल रहा है कि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना, कि अगर एक बच्चे को समझ आ गया तो जरूरी नहीं सभी बच्चों को समझ आ जाए, सबका आईक्यू अलग अलग है। अगर किसी को नहीं आया है तो उसे हम फिर से समझा सकते हैं। तो ये ध्यान में तो देना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो गलत इसमें यही पहला ऑप्शन है कि रूढ़िबद्धता जो है ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, गलत हमसे पूछा है तो जो गलत रहेगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन, मतलब पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। तो पहला दिया गया है स्केच बनाना, दूसरा है वाचन, तीसरा है देखना, चौथा है सुनना। तो पढ़ने में कठिनाई आ रही, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो अ, बच्चा पढ़ा नहीं है तो स्केच क्या ही बनाएगा, जिस वजह से इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और वाचन मतलब उसको बोलने में कठिनाई थोड़ी है, ना ही उसे देखने में कठिनाई है और ना ही उसको सुनने में कठिनाई है, जिस वजह से ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
In order to successfully include student with visual impairment, a teacher should। चार ऑप्शंस फिर दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब जिन 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 जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टि से संबंधित कोई समस्या है, तो उनको भी सहजता के साथ अधिगम में शामिल करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसी से रिलेटेड चार ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। पहला है जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। ये देखिए, इसमें बोल रहा है अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखना। अगर बच्चे को दृष्टि बाधिता है, देखने में समस्या है, तो क्या वो श्यामपट्ट पर लिखी हुई चीजें पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, जिस वजह से ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और दृष्टि बाधित बच्चे को भी हमें एजुकेशन में इंक्लूड करना है, जिससे और इससे क्या होगा? वो एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा तो सीखेगा क्या? ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। समर्थक उपकरण क्या होते हैं? ऐसे उपकरण जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बना दें। टीचिंग टूल्स बेसिकली उनको बोलते हैं, जो मतलब अधिगम सहायक सामग्री। टीचर तो पढ़ाता ही है, साथ साथ कुछ ऐसी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाए जिससे पढ़ना और सीखना समझना थोड़ा और आसान हो जाए। तो इसको बाधित नहीं करना चाहिए, इसको टीचिंग टूल्स को प्रमोट करना चाहिए। टीचर को और भी चीजें ऐसे यूज करके पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे की श्रव्य और दृश्य जो वो होती है, मतलब देखने सुनने से भी सेंस होते हैं ना हमारे, तो ये सेंस भी बच्चे के एक्टिव होंगे। साथ साथ वो बच्चा सुन रहा है, देख भी रहा है, तो दो दो सेंस उसके एक्टिव होंगे, जिससे वो और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। वैसे भी बच्चे जो है थ्योरेटिकल पोर्शन के बजाय करके जो उनको करके बताया जाए या करा के सिखाया जाए, वो चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं। जिस वजह से ये दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाधित करने को बोल रहा है, जबकि हमें प्रमोट करना चाहिए। तीसरा क्या है? लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, यहाँ देखिए कौन से बच्चे हैं दृष्टिबाधित, जो आंखों से देख नहीं सकते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अध्यापक क्या कर सकता है? लिखित जो सूचना है, जो टेक्स्ट बुक या किसी चीज में लिखा हुआ है, उसको क्या कर सकते हैं? मुंह से हम अपने मौखिक रूप से संप्रेषित करें। संप्रेषित करना यानी बोलना। अगर मतलब जैसे बच्चा देख नहीं पा रहा है, हम क्या करेंगे? उसके लिए हम मुंह से बोलकर उस सूचना को उसके कानों तक पहुंचा देंगे। सुन तो सकता ही है बच्चा, देख नहीं सकता, जिस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। और चौथा है इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए, तो ये गलत है। मतलब कार्य सारे वही कराने हैं जो बाकी के बच्चों को करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई अलग सा रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट विद ऑटिज्म? स्वालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधित्व पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? पहला है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, चौथा है औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो पहला है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल। तो जो स्वाधीन है, उस मतलब खुद में ही रमा है, खुद में ही बिजी है, दूसरों की कोई बात नहीं सुन रहा, दूसरों पे ध्यान ही नहीं दे रहा, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो। तो क्या उसकी उसकी पर्सनालिटी का उच्च विकास हो सकता है? सामाजिक रूप से वो बहुत ज्यादा कौशलपूर्ण हो सकता है? अगर बच्चा खुद पे ही ध्यान दे रहा है, समाज के किसी भी अन्य तथ्य पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो जो है उसका सामाजिकरण बहुत ऊंचा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सामाजिकरण। तो जिस वजह से ये पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा है आवेगशीलता। आवेगशीलता मतलब क्या होता है? कि बच्चों में आवेग मतलब एक्टिविटी ये सब ज्यादा रहेगी, वो अच्छे से मतलब काफी एक्टिविटीज करते रहेंगे, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। अगर बच्चा स्वयं में लीन है तो वो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करेगा। तीसरा है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, यही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण कौशल जो है उन बच्चे का, वो जो है अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो दूसरों से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, दूसरों से बातचीत ही नहीं कर रहा है, स्वयं में ही लीन है।
तो क्या होगा, उसका जो है संप्रेषण कौशल वो है रुक जाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमें सही मिल गया, चौथे पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला है लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दूसरा है हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है इजीली गिविंग अप ऑन टास्क, चौथा है इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल टास्क विद फोकस्ड अटेंशन। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? पहला है बुद्धि का निम्न स्तर, दूसरा है, अब अगर प्रतिभाशील बच्चा है, आप बताइए, तो क्या उसमें बुद्धि का निम्न स्तर होगा? बिल्कुल नहीं, उसका बुद्धि का स्तर काफी ऊंचा होगा अगर प्रतिभाशील बच्चा है तो। दूसरा है बोधगम्यता का उच्च स्तर, यही सही ऑप्शन होगा। बच्चे में अगर प्रतिभाशील बच्चा है तो उसकी बोधगम्यता का स्तर, मतलब नॉलेज का स्तर काफी ऊंचा होगा, तो यही दूसरा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले पहले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम हिंदी में चलेंगे। आइए हिंदी में देख लें। अभिकथन ए दिया गया है, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए, मतलब नया ज्ञान बच्चे निर्माण करें। तर्क ये है। फिर कारण क्या दिया गया है? बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो इसमें देखिए, नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए, ये बात भी सही है कि नए नए ज्ञान जिससे बच्चों में डेवलप हो। और तर्क क्या है? बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। सही बात है, बच्चे स्कूल इसीलिए तो आते हैं, टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं नए नए ज्ञान के निर्माण में, उनकी व्याख्या करने में। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्कूल शुड एम्फसाइज ऑन, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? अच्छा जी, पहला है सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, ये गलत है। ज्यों का त्यों नहीं, मतलब उसका मीनिंग समझे बच्चे, प्रैक्टिकल उसका समझे कि प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे किया जाता है। ज्यों का त्यों इन्फॉर्मेशन रट डालना, ये किसी तरह की नॉलेज नहीं है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक से सीखना, एनईपी हो चाहे एनसीएफ हो, कोई भी टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। वो एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिससे बच्चे सीखें। ठीक है। तीसरा है संदर्भ रहित अधिगम, मतलब कि कोई संदर्भ ही नहीं है, इस प्रकार का अधिगम करें बच्चे, तो जो है ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब कोई संदर्भ ही नहीं है पढ़ने का, कोई मतलब उद्देश्य ही नहीं है, तो इस तरह के अधिगम का कोई लाभ होने वाला नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा है रचनात्मक अधिगम, तो क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए बच्चों में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ रचनात्मकता की बात हो वो ऑप्शन हमेशा से सही रहेगा, तो यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू, आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अच्छा, आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, ये बिल्कुल गलत है। स्व अधिगम के लिए बच्चों को बहुत से अवसर देने चाहिए। बच्चा स्व अधिगम से जितना अच्छा सीख सकता है उतना टीचर द्वारा पढ़ाए जाने पे नहीं सीख सकता। दूसरा है स्व आकलन हेतु अवसर देना, तो अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्व आकलन हेतु अवसर प्रदान देना, बच्चे खुद का आकलन खुद से कर पाए कि वह लर्निंग की किस स्टेज में है, कितना उन्होंने सीखा, कितना अभी उनको और सीखना है, बाकी सब ये सारी चीजें बच्चे खुद आकलन कर पाए, इसका उनको अवसर देना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना। देखो, प्रतियोगिता इसी तरह की होनी चाहिए, मतलब हेल्दी कंपटीशन हो। कंपटीशन के चक्कर में बच्चे में स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब बढ़ रही है, तो उस तरह का कंपटीशन का माहौल नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच। तो इसीलिए ना एनईपी और एनसीएफ दोनों ही कंपटीशन को वो लोग निगलेक्ट कर दिए हैं कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारे
ये एजुकेशन सिस्टम की विडंबना कैसी है कि नीति एनसीएफ ये निगलेक्ट करते हैं कि कंपटीशन होना नहीं चाहिए, और 12th के बाद से उन बच्चों को जूझना कंपटीशन से ही है, चाहे वो आईआईटी दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हैं, चाहे उसके बाद का कोई यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी बैंकिंग या वनडे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनको जूझना कंपटीशन से ही है। लेकिन वो करेंगे क्या कि उन बच्चों में कंपटीशन की भावना डेवलप नहीं करनी चाहिए। तो ये डुअल स्टैंडर्ड हो गया सरकार का, लेकिन ठीक है, जो है हम पढ़ेंगे वही, जो एग्जाम में सही मार्क्स मिलेंगे हमको, तो वो यही है कि विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यही आप टिक करेंगे तभी आपको सही मार्क्स मिलेंगे। तो इस वजह से ये ऑप्शन तो सही है। चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करना। तो जो है स्टैंडर्ड करिकुलम का अनुसरण नहीं करना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम का अनुसरण करना चाहिए, कि मतलब जैसे बच्चों को ये कठोरता नहीं दिखानी चाहिए कि इतना पढ़ना है, ये तुम्हारा करिकुलम है तो यही है। बच्चे अगर थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं तो उनको हम अलग ढंग से पढ़ा सकते हैं, उनसे कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, खेल कूद करा सकते हैं, उनसे भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वजह से ये चौथा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम को प्रमोट नहीं किया जाता, फ्लेक्सिबल करिकुलम को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाकी के सारे गलत ही निकले कि ना प्रतियोगिता को प्रमोट करना चाहिए, ना मानकीकृत पाठ्यक्रम को, और ना ही स्व अधिगम के लिए अवसर को कम करना चाहिए, उनके स्व अधिगम के लिए भी अवसर प्रदान करने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी में। तो आइए देख रहे हैं हिंदी में क्वेश्चन। अधिगम दिया गया, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तर्क है, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिगम प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अनुप्रेरित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें जो है ये कथन क्या दिया गया है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ये गलत है, सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित नहीं करना चाहिए। तो ये कथन जो है अभी कथन ये गलत हो जाएगा। और कारण क्या दिया गया है, तर्क क्या है इसके पीछे, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य जो है बच्चों को हतोत्साहित करता है, ना कि प्रेरित करता है, जिस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सॉरी, ये तर्क भी इसका गलत है, तो इसका कथन और कारण दोनों ही गलत है, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा जो है अवरोध पैदा करता है। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। पहला है कार्यात्मक स्थिरता। तो कार्य में अगर स्थिरता आएगी तो समस्या समाधान में अवरोध तो पैदा होगा ही। अगर जैसे कोई आप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में रुक गए हैं, स्थिर हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी समस्या समाधान विधि में अवरोध आएगा, जिस वजह से ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लेकिन बाकी के भी देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम जो ऑप्शन टिक पहले देखते हैं कि सही लगता है, टिक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद के ऑप्शन उससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, तो हमें मार्क्स उस ऑप्शन के मिलेंगे, ना कि पहले ऑप्शन के। तो इसलिए पूरे ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। तो दूसरा है संज्ञानात्मक सुनम्यता, मतलब लचीलापन। तो लचीलापन जो है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि लचीलापन जो है वो कभी अवरोध नहीं उत्पन्न करता समस्या समाधान में, ये बल्कि हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। तो इसमें जो है ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही है। और जो है तीसरा है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन भी होना चाहिए, मतलब कि बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, कई सारी दिशा में, कई आयामों में बच्चे सोच सकें। कोई प्रॉब्लम है केवल एक ही दिशा में नहीं, ना सोचे कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन केवल यही है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम वो बनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है।
बच्चे अब सारी चिंतन प्रक्रिया को फॉलो करें जिससे उस समस्या का वो कई समाधान निकाल सकें। तो बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग भी करनी चाहिए और ये ऑप्शन सही है, जिस वजह से ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन पूछा है। तो गलत क्या हो जाएगा, सही। यहाँ देख रहे हो जज्बात बदल गए हैं, गलत लोग सही हो जा रहे हैं, सही लोग गलत हो जा रहे हैं। चौथा है विमर्शात्मक लेखन। तो विचार विमर्श करके ही लेखन करें तो जो है बच्चों की एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। तो ये भी सही है, जिस वजह से सही लोग गलत ही होते हैं, तो ये सही है जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत है पहला वाला, जिस वजह से ये सही हो जाएगा। बहुत ड्रॉबैक है इसमें, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा माइनस करते हैं या तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा माइनस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए अपना क्वेश्चन 26 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये हिंदी में भी देख लेंगे क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि असर्शन रीजन में ही क्वेश्चंस गलत होते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, लेकिन असर्शन रीजन के क्वेश्चंस काफी गलत होते हैं। तो अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभिकथन दिया गया, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल चाहिए। अध्यापकों को विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करना चाहिए और उन पर चर्चा भी करना चाहिए, इग्नोर उनको नहीं करना चाहिए। तो कथन तो बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया गया है? तर्क है कि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थियां अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होती है। बिल्कुल अर्थपूर्ण होती है। जो बच्चे की भ्रांतियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होती हैं। मतलब इससे ये पता चलता है बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, और वो गलती करने से हम उसको क्या समझा के रोक लेते हैं कि ये ड्रॉबैक ये जो भ्रांति तुम्हारे अंदर है ये इस वजह से गलत है। तो बच्चा समझ जाता है, जिससे वो वह गलती करने से रुक जाता है और उसकी अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण भूमिका निभाती है ये भ्रांतियां। जिस वजह से इसमें कथन और तर्क दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इमोशंस। इमोशन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भावनाएं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला दिया गया अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है, क्योंकि भावनाएं जो है महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित तो करती हैं, लेकिन स्मृति पर इनका प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। चौथा है अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये भी गलत है, क्योंकि इसी का तो अपोजिट ये लिख दिया गया है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 3 देखते हैं, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी। ये बात भी सही है। मतलब यही देखिए यहाँ पे इसको दो एक को अपोजिट किया, मतलब 2 स्टेटमेंट है ना। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, इतना तो सही है, परंतु स्मृति को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आया कि किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, तो अधिगम पर, तो ये भी गलत है। अधिगम पर प्रभाव डालती है भावनाएं, और स्मृति का पर को मतलब उल्टा कर दिया, बेसिकली रिवर्स कर दिया, तो जो है इस वजह से ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में दोनों ही हाँ बोला है कि अधिगम को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और स्मृति को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तीसरा, कि ये अधिगम और स्मृति दोनों को भावनाएं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अब आप बताइए, आपके इमोशंस जो है, आप लोग के इमोशंस तो एक ही जगह पर निकले होंगे अभी तक। आपको इमोशंस, इमोशन मतलब आपको वही एक ही चीज समझ आ रही होगी कि भावनाएं, ठीक है वो भी है, लेकिन जो है अगर उन भावनाओं में जैसे आप बहुत दुखी हैं या बहुत, क्रोध भी तो एक तरह की भावना है। अगर बहुत आप एंगर में है, बहुत ज्यादा ही, मतलब जैसे फ्रीक्ड आउट है एकदम, बहुत ज्यादा गुस्से में, तो क्या उस टाइम पे जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो आपको याद नहीं रहती? वो आपको जिंदगी भर याद रहती है कि गुस्से में मैंने ये गलती कर दी थी, तो वो आपको जिंदगी भर याद रहती है और वो आपको आपके लाइफ को एक लेसन भी देके जाती है वो गलतियाँ।
तो ये नहीं है कि हम उनसे कुछ सीखते नहीं है, तो ये गलतियां जो है हमारे लाइफ को लेसन्स भी देती हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये ऑप्शन उसी तरह की का ही जो है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि क्रोध क्षण भर का पागलपन है। मतलब क्षण भर के लिए आदमी जो क्रोधित व्यक्ति है, जो अभी क्या है गुस्से में है, वो क्या होता है क्षण भर के लिए, मतलब जितनी देर उसके पास उसको गुस्सा आया है उतनी देर के लिए वो क्या होता है, पागल हो जाता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने भी इस चीज पे कहा है कि क्रोध क्षण भर का पागलपन है। तो इस तरह की, चाहे वो सैडनेस हो, आप बहुत दुखी हैं, किसी की वजह से बहुत दुखी हैं, तो क्या आप वो बात भूल जाते हैं कि इस आदमी ने इस तरह का दुख मुझे दिया है? वैसे भूल जाना चाहिए, ग्रजेस पाल के नहीं रखने चाहिए लाइफ में, लेकिन जो है लोग याद रखते हैं, ये पता है मुझे। और मतलब आदमी सोचता भी है कि भूल जाए, लेकिन वो भूलता नहीं है, ये बात होती है। मतलब कोई डिलीटिंग फॉर्मेट तो होता नहीं हमारे माइंड में कि हम वो चीज़ अपने माइंड में जाके डिलीट कर देंगे। वो रहता है, भले ही हम उसको दिखाएं या ना दिखाएं, एक्सप्रेस करें या ना करें। तो अगर किसी इंसान या किसी चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो इमोशन भी हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है कि हम दुखी हुए थे, इतने दुखी थे। और वो वो दुख भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो वो लेसन भी हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ चलने वाला है, जो हमने सीखा है। और चाहे गुस्सा हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, हम कभी बहुत ज़्यादा खुशी हुए हैं, वो भी एक भावना ही तो है, वो हमारा एक इमोशन है, एक फीलिंग ही है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, तो वो भी आज तक हमारी लाइफ में हमको याद होगा कि हम इतना ज़्यादा खुश कब हुए थे, क्यों हुए थे। और उस टाइम पे भी हम आपको कुछ लेसन्स मिले होंगे, वो भले ही पॉजिटिव लेसन हो या निगेटिव लेसन हो, लेसन्स हर सिचुएशन से, हर चीज़ से हमको सीखने को मिलते हैं। तो जो वो उस टाइम पे भी आपको कुछ लेसन्स मिले होंगे, वो भी आपको याद होंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग अधिगम को प्रभावित नहीं करती है इमोशंस, या स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये दोनों चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो हमारी मेमोरी हो या स्मृति हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। स्टूडेंट फील मोटिवेटेड टू लर्न इफ द टास्क इज, हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, पहला है अप्रासंगिक हो, मतलब प्रसंग से हट के हो। तो प्रसंग से हटकर अगर कोई काम है, तो आदमी को करने में मजा आएगा, नहीं आएगा। अगर प्रासंगिक काम है जिसमें मतलब कोई प्रसंग है, मतलब प्रसंग मतलब क्या होता है कि कोई इंटरेस्ट, एक तरह से कि कोई टॉपिक है कि इस चीज से रिलेटेड हमको ये काम करना है, तो आदमी को मजा आएगा वो काम करने में। अप्रासंगिक होगा तो नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा है बिना किसी चुनौती वाला हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा कि आई लव चैलेंजेस, मुझे चैलेंज पसंद है। तो इसलिए ये भी सबकी बात यही है कि अगर उसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, तो लोगों को नहीं पसंद आने वाला। तो कार्य करने में तो इस वजह से ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा, उनके जीवन से संबंधित है। तीसरा सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने इसमें क्या बोला दूसरे में, मतलब चुनौती वाला अगर बहुत चैलेंजिंग होगा, सॉरी, तो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पे। अगर चुनौती बहुत चैलेंजिंग होगा, तो इंसान जो है उस काम को करने में जो है, इंसान उस काम को करने में क्या करेगा, टाल बटाल करेगा कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, आज मुझसे नहीं होगा, या बोलेगा कि मुझसे आज तो नहीं होगा, आज एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, कल कर लूंगा। ऐसे मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहेगा, टालते रहेंगे चीजों को। तो जो है चैलेंजेस सभी को नहीं पसंद होते। अभी मैंने जो बोला कि आई लव चैलेंजेस, ये कुछ लोगों का ही स्टेटमेंट होता है, सब लोग नहीं बोलते आई लव चैलेंजेस। कुछ लोग का यही होता है कि आई लव सिंपल वर्क। सब वो मांझी मांझी ही तो थे, दशरथ मांझी सब लोग नहीं होते कि जिनको इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करने में मजा आएगा कि हम पूरा पहाड़ ही तोड़ के रास्ता बना देंगे। तो सबको ये चैलेंजेस नहीं पसंद होते, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना पोटेंशियल होता है, इतनी विल पावर होती है कि उन्हें इतना खुद पे भरोसा होता है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। इस टाइप का जिनका इंस्पिरेशन होता है, वही लोग ये सारे काम कर पाते हैं, सबको नहीं पसंद होते। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है उनके जीवन से संबंधित हो, ये बात सही है। अगर विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित तभी होगा जब उसका वो कार्य जो है उसके जीवन से संबंधित होगा, मतलब कि
उसके डेली लाइफ में वो काम आए, तभी वो सीखेगा, वरना सीखने के लिए वो अभिप्रेरित नहीं होगा। तो यही जो है अभिप्रेरित मतलब मोटिवेटेड, तब मोटिवेट नहीं होगा वो सीखने के लिए। तो यही जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया है, बहुत ही अमूर्त। अमूर्त कार्य करने में मजा बिल्कुल भी नहीं आता। अमूर्त यानी कि जैसे आपको थ्योरीज पढ़ने में प्रॉब्लम आती होगी ना, वही मैथ्स का अगर कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करने को दिया जाए, फ्रैक्शन करने को दिया जाए, तो आप वो करने में आपको बहुत मजा आएगा। वहीं मैथमेटिक्स में आपको पता है थ्योरम्स भी होते हैं, तो अगर आपको थ्योरम लगाने के लिए या थ्योरम सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आपको वो प्रॉब्लमैटिक लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अमूर्त है, उसकी कोई मूर्तता नहीं है उसमें। और क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसमें मूर्तता होती है, आपको नंबर्स दिए जाएंगे, डिजिट्स दिए जाएंगे, आपको वो सॉल्व करना रहेगा। तो इस वजह से अमूर्त चीजें बच्चों को करना पसंद नहीं होती है, उन्हें मूर्त चीजें ज्यादा पसंद होती है। तो ये ऑप्शन भी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइए हिंदी में चलें। हिंदी में दिया गया, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला दिया गया, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही नए ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, ये बात मैंने आप लोग को बहुत बार बताई है। ये बात पियाजे ने भी कही है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान में कुछ नई बातें जोड़कर नए ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, जिसको उन्होंने स्कीमा नाम दिया पियाजे ने। और ये बात तो सभी लोग एनईपी को चाहे एनसीए को प्रमोट करते हैं कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उनके पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नए ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये भी गलत है। अगर वाक्य विन्यास और संरचना मतलब स्पष्ट नहीं रहेगी तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, तो वो क्या सहज तरीके से कैसे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसमें तीसरा है, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर बच्चों को सामान्य भाषा में नहीं सिखाएंगे, उसका निस्तारण नहीं करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, तो सिखाने से फायदा ही क्या हुआ अगर बच्चों को समझ नहीं आई बात। इसीलिए सामान्यीकरण करके सिखाना चाहिए, ना कि उसको कॉम्प्लेक्स या जटिल करके सिखाना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा क्या है, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो मतलब लोग कहते हैं ये ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के ही भाषा में पढ़ाएंगे ना मैम, तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। या बोल देते हैं साइंस है तो साइंस की लैंग्वेज में तो थोड़ा रहेगा ही ना। तो बच्चों को ठीक है, आप जो थ्योरी लिखा रहे हैं उस लैंग्वेज में थोड़ा मतलब थोड़ा सिंपल करके थोड़ा उस लैंग्वेज में लिखा सकते हैं, लेकिन एक बार समझाने के लिए बच्चों को सिंपल लैंग्वेज तो यूज करनी चाहिए जिससे बच्चों को समझ आ जाए। तो शब्द जाल में बच्चों को नहीं भरमाना चाहिए, उनको जो है सिंपल लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। यही आज की कथा है। तो चौथा जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलो स्वाहा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स लर्निंग, मतलब क्या बाधा देता है लर्निंग में, सीखने में। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने कि पिछले ज्ञान का यूज करके ही बच्चे को नया ज्ञान सिखाया जाता है, तो वो बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता है। बल्कि एनईपी, एनसीएफ और हमारे पियाजे जी सभी लोग ने यही प्रमोट किया है कि बच्चों के पिछले ज्ञान को यूज करके नए ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। तो ये पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। और इसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए पूछा है कि मतलब हमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या दिया गया, विद्यार्थी संस्कृति से विमुखता पाता है, बिल्कुल गलत, एकदम ही गलत, सरासर गलत। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको आज नहीं कल के जो है पेपर में बताया था कि कल्चर प्ले अ मेजर रोल इन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के जो है अधिगम में जो कल्चर है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है विमुखता दिखानी चाहिए। विमुखता मतलब इसको इग्नोर करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का कल्चर उनके लर्निंग में एक मेजर रोल प्ले करता है और उन्हें उसके प्रति ध्यान देना चाहिए और संवेदनशील भी होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है और गलत ही हमसे पूछा
अपेक्षा है, मतलब बाधा यही उत्पन्न करेगा और यही ऑप्शन इसमें सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो में अभी अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपका 20 अगस्त का होने वाले एग्जाम में आपको बेहतर परफॉर्म करने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।